हेलो फ्रेंड्स। हेलो प्यारे बच्चों। सब ठीक हैं? एकदम तैयार हैं हम लोग। तो चलिए आज हम लोगों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू टेस्ट होने वाला है, जिसमें से गारंटेड है 5 क्वेश्चन टैली करेगा बोर्ड एग्जाम में। निश्चित रूप से ये गारंटेड क्वेश्चन आपको मिल रहा है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आपको ऑनेस्टली इसका जवाब देने का कोशिश करना है। सारे बच्चे कॉपी कलम लेके तैयार रहिए। क्वेश्चन देखेंगे और फटाफट रफ करेंगे। रफ करके हमको आंसर जल्दी बताएंगे। और मैं देखना चाहूँगा आज कितने लोग प्राइज जीतते हैं। कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें मैं प्राइज रखूंगा और देखेंगे कितने लोग प्राइज जीत पाता है। सबसे पहले जिसका चैट आएगा हमको दिखाई पड़ेगा, उसको प्राइज देंगे, उसका नाम भी घोषित करेंगे। राइट, तैयार हैं आप लोग? स्टार्ट करें हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका आज का मैराथन दौड़ स्टार्ट हो रहा है। तो आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। चलिए आप देखिए और जवाब दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर लिखना है और आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर ABC लिखना है। सही किसका होता है वो मैं देखना चाहूंगा। तो आंसर आ के तैयार है, वेरी गुड। और 100% बच्चों का सही जवाब है। चलिए, बहुत ही सही जवाब है। सारे बच्चों का ही मैक्सिमम आंसर सही है और सबने जवाब दिया बी नंबर। तो चलिए, एकदम 100% सही जवाब है, वेरी गुड। तो इसमें कह रहा था कि प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्ग मान, इसके शिखर मान, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है वह पीक वैल्यू का कितना गुना होगा। तो सारे बच्चों को पता है IRMS। IRMS इक्वल टू I0/√2। इसका मतलब हम कहेंगे 1/√2 गुना I0। तो यही जवाब आपका सही है। चलिए, एकदम सही जवाब है। हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। जल्दी तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, इसमें कुछ बुद्धि नहीं लगाना है। सारे बच्चे का सही जवाब है। सारे बच्चे का जवाब सही है। 0। पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान क्या होता है? 0 होता है। आपके सही आंसर हुए। नीतीश कुमार ने बी लिखा है। मेरा विद्यार्थी वही है। सारे बच्चे का जवाब सही है। एक बच्चा का जवाब गलत हुआ, या हो सकता है उसे गलती जान के नहीं हुआ, दबाने में बी दबा गया होगा। चलिए, वेरी गुड, सही जवाब है। क्वेश्चन चेंज करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर लिखिएगा। कुछ लोग खाली ए लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सी 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 जवाब आ रहा है। प्रतीक कुमार ने बी लिखा है, लेला है इसका मतलब। गुलशन कुमार ने डी लिखा है, लेला है, वो भी है। सही आंसर इसका सी होगा। अब इस क्वेश्चन का यदि जवाब गलत दे दीजिएगा, इस क्वेश्चन का जवाब गलत दे दीजिएगा, तो वास्तव में वो ले ले हैं। लेला का नाम मैंने बोल दिया। घुसाइएगा नहीं प्रतीक कुमार। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दीजिए। चलिए 100% बच्चों का सही जवाब है, इसमें डिस्कस करने का हमको कोई जरूरत नहीं लगता है। बी नंबर सही जवाब है, एकदम सही जवाब है। चलिए एकदम सही जवाब है। बच्चा लोग से गलती हो सकता है दुटो ने। चलिए नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दीजिए जल्दी से। फाइव का सी आंसर शुरू हो गया आना। एकदम 100% सही जवाब है, 100% जवाब सही है। आभासी धारा याद कीजिएगा, मैंने आपको सिखाया था रूट मीन स्क्वायर करंट को का दूसरा नाम है वर्चुअल करंट। वर्चुअल करंट दूसरा नाम है इसका, उसी को हिंदी में कहते हैं आभासी धारा। याद रखिएगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे हम लोग कि आभासी धारा जो है वो IRMS को ही कहा गया है। इसीलिए आपका ये जवाब एकदम सही है, जिसने बच्चों ने जवाब दिया सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी जवाब दीजिए तो फास्टली। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात होगा। मतलब आपसे पूछा है I0/IRMS, ये पूछा है आपसे। आपका जवाब दिखाई पड़ रहा है सी नंबर में, बहुत बच्चों ने टिक मारा है और इस बार फंस गए आप लोग। इस बार बड़ा प्यार से फंसाया गया आपको। आपको दिमाग में ये याद है IRMS बाय आपको ये याद है IRMS बराबर I0/√2, ये याद है। तो IRMS बाय I0 रहता तो होता 1/√2, ये रहता क्वेश्चन में तो जवाब होता सही आंसर सी। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा है, ये उल्टा के पूछा है, तो आपका जवाब क्या होगा समझ गए? हाँ, √2/1 होगा। इस बार आपको फंसा लिया गया है। और बोर्ड एग्जाम में 4 बार यही क्वेश्चन पूछा है और बच्चा एग्जाम दे के आता है, पूछते हैं तो तुरंत सी, जब जरा सा याद दिलाते हैं तो माथे पकड़ता है, सर तो जाना हुआ क्वेश्चन गलत हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करके पूछा है और आपने सी देगा जवाब दिया, जवाब सही होगा बी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन को चेंज करते हैं, जल्दी से तैयार हो जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, एकदम रेडी हो जाइए, जल्दी से जवाब दीजिए। सबसे पहले किसका देखते हैं? एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण दिया हुआ है, I बराबर 0.6 sin 100 पाई टी से है, तो फ्रीक्वेंसी पूछा है। ये आपका करंट का इक्वेशन है, फ्रीक्वेंसी पूछा है आपसे, फ्रीक्वेंसी n बराबर पूछा। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब 100% आ रहा है, 100% सही जवाब आ रहा है। ऑल स्टूडेंट का जवाब है बी नंबर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कोई दूसरा नहीं पूछ दे रहा भाई, हम चेक कर रहे हैं। सही जवाब आपने बी दिया, वेरी गुड, सही जवाब है। जो बच्चे नहीं जानते हैं गौर से देखेंगे, यहाँ पर इक्वेशन होता है I बराबर I0 साइन
ओमेगा टी। ओमेगा के स्थान पर है 100 पाई, तो ओमेगा हो गया यहाँ पर 100 पाई, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन, तो हो गया 100 पाई, तो पाई पाई कैंसिल हो गया, एन बराबर हो गया 100/2, ये हो गया 50, एन बराबर 50 ऑल स्टूडेंट का करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं हम लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आया है, जल्दी जवाब दीजिए तो। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आई बराबर इतना है, धारा के मूल्य वर्ग माध्य मान का चाहिए, मतलब हमको चाहिए IRMS। क्या चाहिए? IRMS बराबर व्हाट, यही पूछा है आपसे, जल्दी जवाब दीजिए। सरिता साहिबा का जवाब है 8D, गलत है। 99% का जवाब है ए, और 99% बच्चों का जवाब यदि ए है, समाज में जो अधिक लोग बोले वही सही है, तो ए ही सही होगा। अब दौर से देखिए, ये 60 जो है आपका, ये 60 तुम्हारा I0 हुआ, I0 हुआ 60, तो IRMS I0/√2, देख रहे हैं गौर से, तो 60/√2। चलिए जवाब हो गया क्लियर। क्वेश्चन चेंज करते हैं, जल्दी से तैयार हो जाइए आप लोग, क्वेश्चन आपका चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी बताइए, जल्दी से, सबसे पहले जवाब किसका आता है? 9A। एक बच्चे का नाम है MMS, हम क्या जानेंगे उसका, MMS क्या नाम है उसका? तो चलिए इसका आंसर सही है ओम। ऑफलाइन क्लास में जो मेहनत किए हैं फल दिखाई पड़ रहा है, और सारे बच्चे तो नहीं पढ़ पाते रहे थे। भारतीय प्रतिघात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, याद है इसका सिंबल क्या था? XC, है ना? XC होता था, XL होता था, और रेजिस्टेंस R होता है। ये तीनों का यूनिट जो होता है वो क्या होगा? ओम। चलिए आंसर सही हो गया, कौन सा? P नंबर, 100% सही जवाब है, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से। कुंदन कुमार ने लिखा ए, सुमित कुमार ने लिखा ए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर उसके आगे नहीं है इसलिए हम बोल नहीं पाएंगे। साधना कुमारी लिखी है डी, गोपाल कुमार ने लिखा है डी, जूही सत्यम ने लिखा है डी, अमित कुमार ने लिखा है डी, नीतीश कुमार ने लिखा है डी, नीतीश शर्मा ने लिखा है डी, गुलशन कुमार ने लिखा है डी। बहुत लोग का तो पढ़ भी नहीं पाते, आगे टप जाता है। आज लग रहा है कि टेस्ट हो रहा है, बाकी अब सबने लिखने लगा डी। तो LR सर्किट का प्रतिबाधा, LR सर्किट, इसको दो तरह से समझते हैं। आइए जवाब हम लोग देखते हैं कुछ देर में, सही क्या होगा गलत क्या होगा, इसको जैसे विचार करते हैं गौर से। LR सर्किट में हम लोग देखेंगे, आपको जो डायग्राम बनाते थे इस तरह से, इसमें दिखाते थे करंट I, इधर दिखाते थे VR, याद करिए, और इधर दिखाते थे VC, इधर दिखाते थे VL,
यहाँ दिखाते थे भी, इधर दिखाते थे भी एल, और इधर दिखाते थे भी सी। यहाँ पर एल आर सर्किट है, मतलब कैपेसिटर नहीं है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। तो सिर्फ हमारा वी एल और वी आर है, तो इसका रिजल्टेंट लीजिएगा तो ये दिखाई पड़ेगा, इफेक्टिव वोल्टेज भी होगा, ये एंगल तुम्हारा फाई होगा। तो ये भी जो हो जाएगा, भी तुम्हारा हो जाएगा रूट अंडर वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से भी बराबर तुम्हारा हो जाएगा रूट अंडर आई स्क्वायर इंटू एक्स एल स्क्वायर प्लस वी आर की जगह पर लिखेंगे आई आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? आई स्क्वायर कॉमन होकर निकल जाएगा, तो भी बराबर हो जाएगा आई इंटू रूट अंडर एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये टर्म हो जाएगा जेड, यहाँ हो जाएगा भी बराबर आई इंटू जेड, यही जेड हो गया प्रतिबाधा। तो यहाँ से जेड बराबर हो गया रूट अंडर एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्स एल बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। तो जेड बराबर हमारा ये आंसर होगा। अब मिलाइए कहाँ पर है? डी नंबर है। तो जितने बच्चों ने डी जवाब दिया था वो देख लीजिए, यही हुआ। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं बाबू लोग, जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए बहुत सारे बच्चों का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी से जवाब दीजिए बाबू लोग। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध आर हो और स्वप्रेरकत्व एल है तो टेन फाई बराबर होगा। तो कह रहा है कि अल्टरनेटिंग सर्किट है, रेजिस्टेंस है आर और सेल्फ इंडक्टेंस एल है, तो टेन फाई क्या होगा? तो अभी तुरंत आपको बताए थे, जो ग्राफ बताए थे वही ग्राफ दिमाग में रखिए आप लोग। ये ग्राफ हो गया वी एल, ये हो गया वी आर। तो रिजल्टेंट लेंगे तो इफेक्टिव वैल्यू लेंगे तो भी होगा, तो ये एंगल हो जाएगा फाई। तो ये था तुम्हारा आई, तो टेन फाई लेना है, तो टेन फाई बराबर आपका हो जाएगा वी एल बाय वी आर हो जाएगा लंब बटे आधार। वी एल हो गया तुम्हारा आई इंटू एक्स एल बाय आई इंटू आर हो गया। तो ये तुम्हारा हो जाएगा टेन फाइव बराबर एक्स हो गया ओमेगा इंटू एल बाय आर। तो आप बच्चों का जवाब क्या आ रहा है? सही सी बच्चे ने जवाब दे रहा है। लगभग सभी बच्चों ने जवाब सी दिया है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप सभी बच्चे सही सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए बहुत सुंदर बात, वेरी गुड। ऐसे जवाब चाहिए ललन कुमार को, और आप लोग तैयार हैं। आज मजा लग रहा है हमको, यहाँ आज कुछ हम किए हैं लाइफ में अभी तक। इसके पहले लग रहा था हम बकवास कुछ नहीं किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 लंबा लंबा लिखा हुआ है सेंटेंस, गौर करिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अभिषेक सिंह लिखा है हेलो रिचा, ले ला कहीं लोग आंसर देने में बोला है, कुछ बच्चा कुछ दूसरे चीज में बोला है। 13 का आंसर नंबर ए आने लगा है। ए और सी पर जवाब आ रहा है बाबू लोग का। अब इसमें देखिए क्या सही है। एलसीआर सर्किट में, एलसीआर सर्किट में आज दिन भर हम लोग सब बैच में यही पढ़े हैं, सब अभी ऑफलाइन क्लास में इसी पर चर्चा किए हैं। एलसीआर एलसीआर में पूरा हंगामा हुआ है, और उसी में से एक ऑब्जेक्टिव पूछ के आपके सामने है, लेकिन आंसर में डिफरेंट डिफरेंट आने लगा। कुछ बच्चे ए और कुछ बच्चे सी, तो ये तो गड़बड़ मामला लग रहा है। कंफ्यूजन में पढ़ रहे हैं कुछ बच्चे मेरे, कुछ ए और सी। निरंजन कुमार ने दे दिया बी। चलो पीसफुल माइंड कहाँ है रे? तुम भी जवाब दे रहा है कहाँ है? पीसफुल माइंड अपना नाम लिखो। चलिए अब यहाँ पर एलसीआर सर्किट में हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
π/2 कोण की कला से वोल्टेज पीछे रहता है, नहीं होगा। लैक्स नहीं होगा। π/2 कोण की कला से वोल्टेज आगे रहता है, नहीं होगा। ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ एलसीआर में पीछे रहेगा या आगे। वो डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करता है एक्स एल पर। एक्स एल ग्रेटर है एक्सी से, एक्स एल लेस है एक्सी से, एक्स एल बराबर है एक्सी से, ये इस पर डिपेंड करेगा आगे और पीछे। और जब वो बातें क्लियर नहीं है तो मैं आगे पीछे नहीं बोल सकता हूँ। तब कहना होगा आवृत्ति पर निर्भर करते हुए वोल्टेज से आगे या पीछे रहता है, हम दोनों बात बोल सकते हैं। क्योंकि आवृत्ति चेंज होगा तो एक्सएल और एक्सी चेंज होगा, और एक्सएल एक्सी चेंज होगा तो कभी आगे भी हो सकता है और कभी पीछे भी हो सकता है। इसलिए हमारा सही आंसर सी नंबर, सही आंसर सी नंबर। चलिए बहुत सुंदर, वेरी गुड, जोर लगाए रखिए। सबसे पहले कौन? क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी देखिए इधर बताए हैं, 2 दिन पहले लाइव क्लास में बताएं इसको। हॉट वायर आमीटर, हॉट वायर आमीटर उच्चतम मान को मापता है, एवरेज वैल्यू को मापता है, रूट मीन स्क्वायर करंट को मापता है, इनमें से कोई नहीं मापता है। औसत को तो नहीं मापता है, उच्चतम बोलना कोई जरूरी नहीं है। तो सही आंसर आ रहा है सी, आप लोग का भी सही आंसर है। 100% बच्चों ने जवाब सी दिया इसका, बहुत बहुत धन्यवाद। पीसफुल माइंड गड़बड़ हो रहा है, डी नंबर दिया जवाब। ए पीसफुल माइंड कौन है? नाम लिखा करो, अपना नाम चेंज करो। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िए। एलसीआर सीरीज सर्किट में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एसी स्रोत जुड़ा हुआ है। रेडी, ठीक है। धारा का शिखर मान महत्तम होगा यदि जल्दी बताइए, आपको बताया था, हिंट्स दे रहा हूं मैं। रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, विद्युत अनुनाद, इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस, ये बात पे चर्चा किए थे। उस कंसेप्ट को याद दिलाइए, जवाब दी जल्दी, सही जवाब। तो क्या क्या है? ओमेगा लेस देन 1/LC, ओमेगा लेस देन एल रूट अंडर एल सी, ओमेगा बराबर 1/√LC, ओमेगा ग्रेटर देन सी, नहीं ये होगा। आपको सिखाए थे, याद कर रहा था, हिंट्स देता हूँ जल्दी से। मैंने आपको सिखाया था विद्युत अनुनाद, इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस की घटना। इसमें कहा था कि किसी पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर होता है। ये दोनों बराबर होता है किसी पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, और सर्किट में धारा का मान मैक्सिमम होता है। धारा मतलब धारा आयाम, धारा आयाम बोलने का मतलब आई नॉट, आई नॉट मतलब पिक वैल्यू, शिखर मान का मान मैक्सिमम होगा। तो एक्सएल बराबर एक्सी होता है, जहाँ पर हम लोग देख लिए थे ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC, ओमेगा बराबर √1/√LC हम लोगों ने देखा था। तो हमारा सही आंसर होगा सी नंबर। रेडी, तैयार हैं? वेरी गुड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे पहले किसका आंसर होता है? सही देखिए, दिखना है। सबसे पहले किसका आंसर आता है 16 नंबर में? राज कपूर के है, सी लिख दिया। 16 नंबर का जल्दी बताओ।
कुछ कुछ बच्चा बी और कुछ बच्चा सी लिख रहा है। क्या लिखा हुआ है? डायनमो के कार्य सिद्धांत आधारित है। इसमें तो गलती नहीं होना चाहिए, तो 10वें क्लास से आप सुन रहे हैं और यहाँ आके गलती बोल दीजिएगा तो अच्छी बात नहीं है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण डायनमो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कार्य करता है। सही जवाब होगा बी। प्रेरित चुंबकत्व तो नहीं है, कुछ लोग यहाँ फंस गया। प्रेरित विद्युत वाहक बल होना चाहिए, प्रेरित चुंबकत्व तो नहीं होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, लेकिन वहां है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, सही से देख लीजिए। 17 नंबर, वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्या कहलाता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हाँ सर, सी नंबर, सबका जवाब सही है। कुछ बच्चा मेरा ये लिख दिया लिलबाज। अब चलिए रेडी, चलिए 100% बच्चे सही है, एक दो बच्चा गलती हुआ, मिस्टेक से हुआ होगा, वो भी जान के नहीं लिखा होगा, हमको पता है कि गलती से लिखा गया होगा। राइट, कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है, ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो कहता है एसी को डीसी में बदलता है, डीसी को एसी में बदलता है, डीसी वोल्टेज को बढ़ाने घटाने के लिए करता है, एसी वोल्टेज को बढ़ाने घटाने के लिए होता है। ए और डी दो तो आंसर आ रहा है, कुछ बच्चों ने ए दिया है, नीतीश शर्मा ने ए जवाब दिया है। आपका सही जवाब होगा डी, सही जवाब होगा डी। आइए समझिए गौर से, यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है। अब म्यूचुअल इंडक्शन अन्योन्य प्रेरण शुद्ध हिंदी में बोलते हैं। अन्योन्य प्रेरण में दो ठो कॉइल होता है, दो कॉइल लिया जाता है। आपको हल्का सा हिंट्स देते हैं, और उसके सामने दूसरा कॉइल होता है इस तरह से। इस कॉइल को कहते हैं प्राइमरी कॉइल, इसको कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। इसको जोड़ा ही जाता है एसी सोर्स से, याद रखिए थ्योरी, एसी सोर्स से इसको जोड़ा जाता है, और एसी सोर्स से जोड़ेंगे तो वह एसी करंट फ्लो कराएगा, इसमें प्रत्यावर्ती धारा देगा प्राइमरी कॉइल में। सेकेंडरी कॉइल जो धारा हमको देगा, वो भी जो देगा वो भी एसी ही देगा। इसीलिए एसी को डीसी में, डीसी को एसी में नहीं बदलता है। इसका काम है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलना। लेकिन वो कौन सा एसी को बदलता है, वो डीसी को नहीं बदलता है। डीसी का यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। आपके मोहल्ले के जो ट्रांसफार्मर है 11,000 वोल्ट आता है, वो आपको घर में भेजता है, मोहल्ले में 220 वोल्ट तक भेजता है। तो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदला, लेकिन वो भी क्या, अल्टरनेटिंग करंट है, वहां डीसी नहीं है। चलिए इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ रहा है, तैयार हो जाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलिए, जोर लगाइए जल्दी से। ट्रांसफार्मर के कोर, कोर नया क्रोड होना चाहिए। ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार बनाया जाता है। इंग्लिश में कोर होता है, हिंदी में क्रोड होता है।
बनाया जाता है, ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार बनाया जाता है, लेमिनेटेड बनाया जाता है। आपको याद है ट्रांसफार्मर का फिगर देखे होंगे तो पतले पतले पत्थर से मिलकर मोटा प्लेट बनाया गया था, वही वह परतदार प्लेट बनाया जाता है वहां पर। तो क्यों होता है, आइए इसमें 4 आंसर है, जल्दी आप लोग दिमाग लगा के बताइए आपका सही आंसर क्या क्या आ रहा है, देखें जरा सा गौर। 19 नंबर का आंसर आप बच्चों का आ रहा है सी 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 सी। ये कौन बच्चा था तुम्हारा ए दिया था? अरे मनीषा कुमारी, ये कैसे हो गया रे बाबू? साक्षी कुमारी डी। ओ अच्छा, गलत बोलने पर भी नाम बोलते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ईडी करेंट, भंबर धारा से होने वाले लॉस को कम किया जाता है। यहाँ पर कंसेप्ट दिया गया था, यदि डायरेक्ट एक मोटा प्लेट पर क्वाइल तार को लपेटा जाए तो मोटा प्लेट में ईडी करंट उत्पन्न होगा, भंबर धारा उत्पन्न होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को का लॉस हीट एनर्जी में कराता है। तो ईडी करंट कम से कम उत्पन्न हो उसके लिए प्लेट की मोटाई को पतला किया जाता है, परतदार बनाया जाता है। जैसे किताब का पेज है, पतला पतला पेज मिल के मोटा किताब बनता है कि नहीं बनता है, उसी तरह से पतला पतला पत्थर से मिलकर मोटा प्लेट बनाता है और उसी पर तार को लपेटा जाता है। राइट, क्लियर है? यस। चलिए 20 नंबर में जवाब दीजिए जल्दी से। प्रतिरोधक के आर पार प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज मापा जा सकता है। एक प्रतिरोधक रजिस्टर के क्रॉस प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज मापा जाता है। गौर से जल्दी जवाब दीजिए इसमें से। आपको बताया था मैंने हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट में दोनों होता है, आमीटर भी होता है और वोल्ट मीटर भी होता है। आमीटर मापता है करंट को और वोल्ट मीटर मापता है वोल्टेज को। तो यहाँ पर किसको मापा जाता है? वोल्टेज। तो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में जोड़ क्या दीजिएगा? वोल्ट मीटर। हॉट वायर वोल्ट मीटर, तप्त वायर वोल्ट मीटर के प्रयोग द्वारा जो है हम लोग इसको मापते हैं। आंसर क्या होना चाहिए? 20 नंबर होना चाहिए। ओ बी नंबर, सॉरी, आंसर क्या है? बी नंबर। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट जो है आमीटर भी होता है और वोल्ट मीटर भी होता है। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापता है, आमीटर करंट को मापता है। ये दोनों प्रत्यावर्ती है। प्रत्यावर्ती धारा का जो वोल्टेज को मापा जाता है वो हॉट वायर न गया, हॉट वायर वोल्ट मीटर के प्रयोग द्वारा होता है। तो चलिए इसको देख लिया आपने, आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, इंग्लिश वर्ड है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, में फेरों की संख्या N1 N2 है। प्राइमरी और सेकेंडरी में फेरों की संख्या N1 N2 है। तो इसमें से कौन सही होना चाहिए, जल्दी बताइए। 21 का बी नंबर आंसर आ रहा है बच्चों लोगों द्वारा। यस, करेक्ट आंसर 21 का बी नंबर सही जवाब हुआ, N2 ग्रेटर देन N1। सेकेंडरी में फेरों की संख्या अधिक होने पर
वह लो को हाई वोल्टेज में बदलता है, और सेकेंडरी में फेरों की संख्या कम होगा तो हाई को लो में बदलेगा। तो लो को हाई में रखेगा, बदलेगा तो स्टेप अप, और हाई को लो में बदलेगा तो स्टेप डाउन। तो यदि N2 ग्रेटर देन N1 है तो स्टेप अप बोलेंगे, और N2 लेस देन N1 होगा तो स्टेप डाउन बोला जाएगा। चलिए इसको दिमाग में सेट रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आता है इसी तरह से। पचास ओम का एक रजिस्टर है, 15 वोल्ट के किसी दोलित से जोड़ा गया है। दोलित की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी इतना इतना है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा का अनुपात होगा। A resistor of 50 ohm connected to an oscillator of 50 volt. If the frequency of oscillations is adjusted to 50 Hz and 100 Hz, then ratio of the current flowing in the circuit. आप बहुत प्यार से इसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ही बहुत मजेदार है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विशेष ध्यान से सवाल को देखिए और विचार करने का कोशिश कीजिए। लगाइए, जोर लगाइए आप लोग जल्दी से। इसमें हम लोग कुछ बच्चे लोग फंस रहे हैं, कुछ बच्चे ए भी जवाब दे रहे हैं, कोई बी भी जवाब दे रहे हैं, सी भी कुछ बच्चों का जवाब आ रहा है, मतलब इसमें कुछ फंस रहे हैं। कुछ बच्चे ने डी भी दे दिया है। तो इसमें से आपको थोड़ा आश्चर्य लगेगा, आंसर सही है ए नंबर। इसमें आपको कंफ्यूज कराया गया है, आप ध्यान देंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। ये वोल्टेज आपका निश्चित कर दिया गया है और रेजिस्टेंस निश्चित कर दिया गया है, तो इस फ्रीक्वेंसी से इसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं होगा। जब वोल्टेज निश्चित कर दिया है तो फ्रीक्वेंसी का कोई मीनिंग वहां पर नहीं रहेगा। इसीलिए आपको वहां पर सेंस लगाना है कि 15 वोल्ट फिक्स कर दिया है, रेजिस्टेंस फिक्स दिया है, तो दोनों केस में ये फ्रीक्वेंसी वाला कुछ भी जोड़ा जाए उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आई बराबर वी बाय आर कहेंगे, I1 बराबर V1 बाय R1, फिर I2 भी लिखेंगे, फिर वही कहेंगे V2 बटे R2। दोनों में से किसी को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ भी V तुम्हारा वही है 15 वोल्ट, और ये है R 50 है। यहाँ भी तुम्हारा 15 ही है और ये भी 50 है। तो रेशियो लेंगे I1 बाय I2, तो वो सब कट के 1/1 हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंफ्यूज कराने वाला क्वेश्चन है। इसको एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए अच्छा से। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग इसको, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 23 जवाब दीजिए जल्दी से। 23 का सी नंबर मैक्सिमम बच्चों का जवाब आ रहा है। एगो बच्चा कहता है कि मेरा लड़की लोग नाम क्यों लिख रही है। तो आप भाग्यशाली हैं कि आपका नाम लिख रहा है वो भी लड़की, है ना। तो बुढ़वा क्या, आप जो वो मना कर रहे हैं उसको लिखना नहीं दीजिए। तब लड़की नाम लिखे, तो भाग्यशाली वाली बात है। अहो भाग्य है कि आप ऐसे लोग हैं कि आपकी लड़की नाम लिखती है। चलो कोई बात नहीं, गदगद रहो तुम, है ठीक।
रॉक स्टार नाम है तुम्हारा। हाँ, ये खंजरपुर ब्रांच का बुतरू है, कल पूछेंगे बैच में। चलिए, इसका आंसर क्या आया था इस नंबर का? 23 का सी। चलिए भाई लोग, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में, अभी कुछ देर पहले चर्चा किए थे, धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर फेज डिफरेंस होता है। फेज डिफरेंस देना है बिटवीन करंट एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन द केस ऑफ रिजोनेंस। चलिए बताइए, जैसा ही चाहिए आप क्या होगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, दिमाग लगाने वाला है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे सकते हैं। कुसुम लता, तुम आंसर दो, दूसरे को उपदेश नहीं देना है। उपदेश दीजिएगा गड़बड़ा जाएगा, अपना अपना काम कीजिए सब कोई। सी जवाब आ रहा है मैक्सिमम। रिजोनेंस के केस में, अनुनाद की स्थिति में, आपको दिमाग में सेट है एक्स एल बराबर एक्स सी। इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात दोनों बराबर होता है अनुनाद की स्थिति में। और जब दोनों बराबर होता है तो वहां पर आपको पूछा गया है, तो मैं पूछूं तो जेड बराबर क्या होगा। यदि जेड बराबर पूछूं आपसे, तो जेड बराबर रूट अंडर हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? तो एक्सएल माइनस एक्स सी जीरो हो जाएगा, तो जेड बराबर आर आपका हो जाएगा फाइनल। चलिए, जेड बराबर आर होगा। अब पूछ रहा है फेज डिफरेंस, करेंट आई, ईएमएफ ई नॉट, ई आई और ई के बीच फेज डिफरेंस जो होगा यहाँ पर हो जाता है, आपने देखा था। तो यहाँ पर जैसे बराबर हो जाएगा तो जेड बराबर आर, तो फेज डिफरेंस कॉस फाई बराबर आर बाय जेड। हम लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है? तो कॉस फाई बराबर आर बाय जेड, दोनों कैंसिल होकर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे फाई बराबर हो जाएगा कितना डिग्री? फाई बराबर 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फाई बराबर 0 होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 23। अब सही आंसर चुन लीजिए। आप लोगों का आंसर 100% सही आया है। चलिए, हो गया क्लियर? यस। हाँ, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट, विद्युत धारा वाहक बल के बीच फाई कोण का फेज डिफरेंस हो तो शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर का मान क्या होगा?
तो यहाँ पर हम लोग का जवाब आया है बाबू लोग। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या दिया आप लोग? शक्ति गुणांक पावर फैक्टर पूछ रहा है ना। तो कह रहा है कि इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द अल्टरनेटिंग current and the electromotive force is phi, then the value of power factor। तो चलिए इसमें आंसर कौन सा सही है? पावर फैक्टर बताए थे ना। पावर फैक्टर cos phi को बोला गया है, अभी तो लिखे थे। सही आंसर हमारा होगा डी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर जल्दी जवाब दीजिए। एलआर सर्किट, एलआर सर्किट का शक्ति गुणांक, एलआर सर्किट में पावर फैक्टर का मान क्या होगा? फिर आप लोग क्वेश्चन नंबर नहीं लिख रहे, खाली आंसर लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर लिखिए। एलआर सर्किट पावर फैक्टर, एलआर सर्किट पावर फैक्टर जल्दी याद कीजिए। पावर फैक्टर कॉस फाई, कॉस फाई क्या हो जाएगा यहाँ पर? v बाय v, v एल हो जाएगा ना, कॉस फाई सॉरी ये होगा। तो v हो जाएगा आई इंटू अंडर रूट, मतलब जेड हो जाएगा यहाँ पर, है ना। कॉस फाई बराबर आर बाय जेड, तो जेड यहाँ कितना हो जाएगा? तो आपका यहाँ हो जाएगा आर बाय जेड हो जाएगा रूट अंडर एल सी आर। सर्किट में से सी नहीं है तो एक्स एल एक्स खत्म हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एक्स एल नहीं है तो इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर होगा एल स्क्वायर। तो चलिए कौन सा होगा? चलिए आप लोग का एकदम सही सही जवाब आया है, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग चेंज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर आइए आइए जल्दी से आप लोग। कहता है यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का यथार्थ और आभासी शक्तियां क्रमशः पीटी और पीए हो तो शक्ति गुणांक क्या होगा? तो ट्रू एंड वर्चुअल पावर, ट्रू पावर और वर्चुअल पावर है पीटी और पीए। तो आपको सिखाए थे, कुछ ही देर पहले सिखाए थे। पावर फैक्टर कॉस फाई बराबर, या इसको और डेप्थ में जाते हैं तो सिखाए थे पीए भी बराबर पी, या ऐसे लिखते थे, याद करो, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, याद है, यही लिखते थे। तो ये हो गया तुम्हारा ट्रू पावर, इसको डिनोट कर रहा है तुम्हारा क्वेश्चन पीटी। और ये हो जाएगा तुम्हारा वर्चुअल पावर, इसको हमारा क्वेश्चन कर रहा है पी ए इंटू कॉस फाई। तो यहाँ से कहेगा कॉस फाई पावर फैक्टर, पावर फैक्टर यदि पूछा जाए तो कॉस फाई इक्वल टू हो जाएगा आपका पी टी बाय पी ए, पी टी बाय पी ए हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा आंसर सही दिया आप लोग? ए नंबर दिया आंसर सही, वेरी गुड, सही जवाब है सभी बच्चों का, एकदम वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जल्दी से ठीक है, नोट कर लिया आपने जल्दी से। चलिए
चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आ गया है बी 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 आ रहा है सबका। सरिता साहिबा क्या है, कायर हो रही है रे बाबू? क्या तकलीफ होगा बाबू? रोना नहीं है, अभी जवाब दे सकता है जवाब दो, नहीं जवाब दे सकता है तो फिर क्लास अटेंड करो, कंटिन्यू। चलिए आपका, हाँ ये क्वेश्चन मजेदार है। घरेलू विद्युत आपूर्ति की का फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज है। तो धारा का मान शून्य होने की आवृत्ति होगी। चलिए इसमें थोड़ा सा आंसर डिफरेंट डिफरेंट आने लगा। हाँ तो इसमें आंसर समझने के लिए आइए थोड़ा सा विचार करते हैं हम लोग। आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, आवृत्ति एन तुम्हारा 50 हर्ट्ज का रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? आवृत्ति 50 हर्ट्ज होने का मतलब कि 1 सेकेंड में वो 50 चक्र लगाएगा। लेकिन कह रहा है कि धारा का मान शून्य होने की आवृत्ति क्या होगा? शून्य होने की आवृत्ति, तो यहां पर जो एन मतलब हुआ 1/t, 1/t एक चक्र में जो टाइम लगा वो टी है। फ्रीक्वेंसी एन बराबर 1/t होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, शून्य होने की आवृत्ति गौर करके देखना बाबू लोग। ग्राफ जो हमारा होता है ऐसा होता है, यहाँ पर जब टाइम 0 है तो करंट हमारा 0 है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, बढ़ते जा रहा करंट बढ़ रहा है, यहाँ मैक्सिमम हो गया। फिर घटते 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 यहाँ आया तो करंट कितना हो गया? फिर 0। फिर इधर बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, यहाँ आया तो फिर करंट कितना हो गया? 0। तो यहाँ पर 0 से लेके यहाँ टाइम हुआ t। एक आवर्त काल में 0 कितने बार हुआ? 2 बार। यहाँ से तो स्टार्ट ही हुआ, इसको नहीं गिनती करेंगे। यहाँ आया तो 0 हुआ, फिर यहाँ आया तो 0 हुआ। तो एक आवर्त काल में 2 बार 0 हुआ। तो कह रहा है 0 होने का आवृत्ति बताइए। तो मैं कह सकता हूं कि t सेकेंड में 2 बार 0 हो रहा है, तो 1 सेकेंड में कितने बार 0 होगा? 2/t होगा। तो मतलब फ्रीक्वेंसी को 0 होने का आवृत्ति हो गया 2/t। तो फ्रीक्वेंसी को 0 होने का आवृत्ति सिंबल मान लेते हैं एन डैश। तो एन डैश बराबर होगा 2/t। और यहां पर करंट का आवृत्ति कितना है? एन बराबर 1/t। तो ये हमें दिया हुआ है, लेकिन यहाँ एन डैश बराबर 2/t हुआ। तो यहां से मैं कहूंगा t बराबर 1/50 होगा या नहीं होगा? t बराबर कितना होगा? 1/50। तो एन डैश बराबर 2/t कह रहा है, तो 2/1/50। तो सॉल्व करेंगे, 2 गुना 50 बराबर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? सही सी होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, एक बार मैं रिपीट करता हूँ, इसमें अच्छा अच्छा बच्चे लोग फंस जाते हैं। और यदि आप लोग दत्त किशोरी कर रहे हैं तो बहुत गंदी बात है, इस क्वेश्चन को सीखने का है। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 3 बार पूछ चुका है और इस बार भी पूछेगा। यहाँ लिख देते हैं 100%। राइट। तो अब चलिए इसको हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देते हैं।
सारा चीज हम डिलीट कर देते हैं, अगेन रिपीट करते हैं इसको। तो यहां पर कह रहा है कि घरेलू परिपथ का आपूर्ति 50 हर्ट्ज है, मतलब स्पष्ट हो गया फ्रीक्वेंसी एन बराबर 50 हर्ट्ज, मतलब टाइम पीरियड टी बराबर 1/n कर देंगे तो 1/50 हो गया मेरा टाइम पीरियड, इतना सेकेंड हो गया। चलिए एक चीज सोच के रख दिए, टाइम पीरियड क्या है वो समझ गए, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि करंट का मान जो हम लोग दिखते थे ऐसे देखते थे, ग्राफ उसका ऐसा होता था, यहाँ पर टाइम टी बराबर 0 होता है और यहाँ पर आता है तो टाइम टी हो जाता है कंप्लीट, यहाँ पर होता है t/2, तो यहाँ पर आता था ये होता था t/4, यहाँ पर आता था ये होता था 3t/4। तो प्यारे बच्चों आप खूब गौर करके देखोगे, यहाँ पर आप गौर करके देखना, यहाँ पर आएगा तो करंट आई का मान 0 होगा, फिर यहाँ आएगा तो करंट आई का मान क्या होगा, 0 होगा। तो करंट को 0 कितने बार हुआ, एक बार टाइम पीरियड में, तो एक टाइम पीरियड में करंट 2 बार 0 हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि सर टी सेकेंड में, ध्यान दीजिएगा, टी सेकेंड में 2 बार 0 हो रहा है, 2 बार 0 हो रहा है, कितने सेकंड में, टी सेकंड में, तो एक सेकंड में कितना हो जाएगा, 2/t बार हो जाएगा एक सेकंड में इतना। तो एक सेकंड में जितने बार होगा वही उसका फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, तो फ्रीक्वेंसी एन डैश बराबर मान लेते हैं 2/t हो जाएगा, मतलब ये एन डैश क्या हुआ, 0 का मान, करंट का मान 0 होने का फ्रीक्वेंसी हुआ एन डैश बराबर 2/t, तो 2/t का मान 1/50, ये हो जाएगा 100। तो आंसर सही कौन सा होगा, सी नंबर। चलिए हो गया कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर चलिए जल्दी से। एलसीआर सर्किट में, एलसीआर सर्किट में ऊर्जा का क्षय, एनर्जी डिसिपेटेड इन एलसीआर सर्किट किसमें होता है, प्रेरक में होता है, प्रतिरोधक में होता है, संधारित्र में होता है, इनमें से कोई में नहीं होता है। जल्दी बोलिए। क्या लिखा है, एलसीआर सर्किट में ऊर्जा का लॉस, ऊर्जा का क्षय किसके कारण हो सकता है। तीन चीज दिया हुआ आपका, प्रेरक हो गया मतलब वहां हो गया इंडक्टेंस एल, प्रतिरोधक हो गया वहां रेजिस्टेंस आर, और संधारित्र कैपेसिटर हो गया सी। एल सी आर तीनों होता है, तो इसमें से कौन सा सही सही होगा, जल्दी जवाब दीजिए हमको। चलिए हम लोग गौर करके देखेंगे, हम लोगों को पता है किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है उसमें जब करंट फ्लो होता है तो वहां हीट उत्पन्न होता है, तो हीट उत्पन्न होता है तो इलेक्ट्रिक करंट करें, इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस होता है, तो वह रजिस्टर में होगा, किसमें होगा, रजिस्टर में होगा। तो यहाँ पर रजिस्टर क्या हुआ, ये प्रतिरोधक बी का जवाब होगा, सही होगा। चलिए क्वेश्चन चेंज करते हैं जल्दी से। किसी एलसीआर सर्किट में एल का मान दिया हुआ है, सी का मान दिया है, आर का मान दिया है। एलसीआर सर्किट में एल बराबर 8, सी बराबर 0.5 माइक्रोफैराड तथा रेजिस्टेंस आर बराबर 100 ओम दिया हुआ है, तीनों चीज। तो अनुनादी आवृत्ति बताइए, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी बताइए,
रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मान बताना है। तो आपको याद है रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी को यदि एफ से डिनोट कर दें, 1/2 पाई इंटू 1/√LC। तो हमारे प्रश्न में यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, सब चीज का मान दिया हुआ है। 1/2 पाई इंटू 1/√। एल का मान बताइए, सी का मान बताइए। एल का मान है 8 हेनरी, 8 इंटू सी का मान है 0.5 माइक्रो फैराड। 0.5 माइक्रो को बदलेंगे -6 होगा, माइक्रो को हटाएंगे 10⁻⁻⁶ होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये डेसिमल हटाएंगे तो 10⁻⁶, 10⁻³ हो जाएगा, ऊपर जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 पाई, ठीक है रहने दीजिए, इंटू 8×5 = 40, 4 का वर्गमूल 2, तो ये हो जाएगा ऊपर में 1000/2, तो 2 से कट जाएगा, ये 4 से हो जाएगा 250। 250 बचे पाई। हो गया क्लियर? चलिए, बहुत सुंदर बात। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब आएगा आपके पास, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन आएगा। जल्दी रेडी हो जाइए आप लोग, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आ रहा है भाई। कहता है यदि 1 माइक्रोफेराड का एक आवेशिक संधारित्र 10 मिली हेनरी के एक आइडियल प्रेरित के सिरों के बीच जोड़ा जाए तो आवेश आवर्ती दोलन का कोणीय आवृत्ति क्या होगा? A charged capacitance of 1 microfarad is connected between the ends of an ideal inductor of 10 मिली हेनरी। तो दो चीज मालूम है यहाँ पर, कैपेसिटेंस C बराबर 1 माइक्रोफेराड है, 1 माइक्रोफेराड है, और इंडक्टेंस L बराबर है 10 मिली हेनरी है, मिली हेनरी है, मतलब ये हो जाएगा 10⁻⁻⁶ और ये हो जाएगा 10 मिली है तो 10 × 10⁻⁻³ हेनरी, ये हो जाएगा 10⁻⁻² हेनरी। एल और सी मालूम है। देन एंगुलर फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है ओमेगा। क्या सिंबल होता है? ओमेगा। तो याद है आपको, वहां पर हम लोग किए थे XL बराबर XC, तो यहाँ पर कहा था ओमेगा इंटू एल बराबर 1/ओमेगा इंटू C। यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, और तब ओमेगा बराबर हो जाएगा आपका 1/√LC। एल और सी का मान बताइए। यहाँ पर हो जाएगा 1/√L का मान है कितना? 10⁻⁻⁶। सी का मान है -2, तो 10⁻⁻8 नीचे होगा, वर्गमूल लेंगे तो -4, ऊपर जाएगा तो 4, तो 10⁻⁴। चलिए, हो गया बाबू लोग, वेरी गुड, नोट कर लिया आपने जल्दी से। चलिए,
प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी में शिखर मान 10 एम्पियर है। शिखर मान 10 एम्पियर है और आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। टाइम टी बराबर 1/600 सेकेंड पर तत्कालिक विद्युत वाहक बल क्या है? अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी हैज पीक वैल्यू 10 एम्पियर and frequency 50 hertz, then instantaneous electromotive force at time t बराबर this second। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है E बराबर वाट, ये पूछा है। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये जो E है यही है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ हुआ आपसे। और आपके क्वेश्चन में दिया है 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो आई का वैल्यू है 10 एम्पियर। शिखर मान दिया हुआ है ना, तो आई नॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आई नॉट पिक वैल्यू ऑफ करंट है, तो ये आपका है पिक वैल्यू है आपका है आई नॉट। और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी एन बराबर 50 हर्ट्ज कहेंगे हम लोग। दो चीज दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है। टाइम टी बराबर दिया है 1/600 सेकेंड। तो कहीं बुद्धि मत लगाइए, डायरेक्ट आपको सोचना इस तरह से E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी तो यहां से हम लोग E का मान बताना है आपको, तो कौन बुद्धि लगाएंगे? यहां पर से देखिएगा, खूब आराम से हम लोग सोच सकते हैं। E नॉट साइन ओमेगा टी, तो मान बैठाइए सबका फटाफट। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, टाइम टी हुआ दिया हुआ 1/600 सेकेंड। तो ओमेगा के बदले क्या लिखोगे आप लोग? E नॉट इंटू साइन ओमेगा का मान क्या लिखोगे? 2πn और इंटू टी हुआ, तो यहां पर यदि मान बैठाएंगे हम लोग E नॉट इंटू साइन 2πn, 2πn, n का मान कितना है? 50, 50 गुना ये t का मान कितना है? 1/600, ये हो गया। आप इसको अब सॉल्व करिए, आराम से जवाब मिल जाएगा आपको। चलिए यहाँ पर देखेंगे एक छोटा सा, ये जो शिखर मान है 10 एम्पियर दे दिया है, ये एक मिस्टेक है, यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है। शिखर मान जो दिया हुआ है वो कौन चीज का दिया है? प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का शिखर मान है, ये ई नॉट आपका होगा, 10 वोल्ट हो जाएगा आपका, है ना। तो यहां से ये तुम्हारा हो जाएगा 10 इंटू ये 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा यहाँ पर। तो अच्छा, तो मिला के 6 हो रहा है, यस। अच्छा हाँ ठीक है, 50 गुना 100, ठीक है। तो π/6 कितना डिग्री हो जाएगा? 1/2, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1/2, तो 5 हो जाएगा आपका। तो आंसर हो जाएगा हमारा
सी 5 वोल्ट। चूंकि यहाँ पर शिखर मान है, पीक वैल्यू है, तो पीक वैल्यू किसका दिया हुआ है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का पीक वैल्यू है वो मिसप्रिंटिंग हुआ, वहां पर 10 वोल्ट लिखना है। चलिए आगे बढ़े। यस, एसी सर्किट में एल बराबर दिया है इतना, रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है 300, स्रोत की आवृत्ति दिया हुआ है इतना। तो वोल्टेज एवं धारा के बीच फेज डिफरेंस बताना है। तो हमें बताना है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो इस फेज डिफरेंस को जैसे पूछा जाता है आपसे, तो फेज डिफरेंस को बताने के लिए हम लोग क्या कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं? कॉस के रूप में भी सोच सकते हैं, और आंसर में 10 दिया हुआ है, 10 के रूप में लिखेंगे। तो याद करो, तो सर्किट का क्या नाम है? एल है, आर है, सी नहीं है। तो ये हुआ आपका एल आर सर्किट। क्या हुआ ये? एल आर सर्किट हुआ। ये एल आर सर्किट हो गया। तो उसमें 10 फाइव बराबर आपका हो जाएगा वी एल बाय वी आर। क्या हो जाएगा? वी एल बाय वी आर हो जाएगा। तो वी एल बाय वी आर में हो जाएगा तुम्हारा एक्स एल बाय एक्स आर हो जाएगा। एक्स एल हो जाएगा तुम्हारा ओमेगा इंटू एल बाय आर। क्वेश्चन में आपका ओमेगा नहीं दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी दिया है। तो ओमेगा के स्थान पर लिखेंगे 2 पाई एन इंटू एल बाय आर। अब आप गौर से फटाफट देखिए, जल्दी से हो जाएगा। तो यहाँ 5 बराबर आपका हो जाएगा 10 इनवर्स। 10 इनवर्स हो जाएगा 2 पाई एन का वैल्यू कितना है? फ्रीक्वेंसी है 200, 200 इंटू एल 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 है पाई इनवर्स, पाई टू द पावर -1 बाय आर तुम्हारा कितना है? 300 ओम। 300 हो गया। तो पाई पाई ऐसे खत्म हो गया, 0 0 कट गया, 2 2 जा 4/3। तो 5 हो जाएगा तुम्हारा 10 इनवर्स 4/3, योर आंसर। तो 5 हमारा कौन हो गया? 4/3। ये नंबर आंसर सही हो गया। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए बाबू लोग। और आपके एक क्वेश्चन, 2 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जल्दी से उसको हम लोग फॉलो करेंगे। चलिए इसका मुजवानी आंसर देना है जल्दी से, 10 सेकंड के अंदर। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में करंट आई वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस फाई है। तो धारा का वाटहीन करंट, बार बाबा वाटलेस करंट, तो आपको सिखाया गया था वाटलेस एंड वाटफुल करंट। धारा के जिस कंपोनेंट के कारण पावर कंज्यूम्ड नहीं होता है उसको कहते हैं वाटलेस, और जिस कंपोनेंट के कारण पावर कंज्यूम्ड होता है उसको कहते हैं वाटफुल। तो आइए गौर से हल्का सा हिंट्स दे देते हैं आपको, एकदम माइंड सेट कर लीजिएगा। हम लोग मान लेते हैं कि ये बता रहा है तुम्हारा ERMS को बता रहा है, और ये बता रहा है तुम्हारा IRMS को बता रहा है। तो उसके बीच का फेज डिफरेंस क्या है? फाई। तो इस IRMS के 2 कंपोनेंट होंगे इधर, और इसके परपेंडिकुलर दिशा में इधर। इसके बीच का ये एंगल 90 मान लो तुम। तो IRMS के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे IRMS cos फाई, और इधर हो जाएंगे IRMS sin फाई। तो ये दोनों सेम फेज में हो गया, दोनों सेम फेज में हो गया।
तो पावर कंज्यूम्ड होगा, पावर कंज्यूम्ड होगा। तो पावर कंज्यूम्ड होगा तो उसको कहेंगे IRMS कॉस फाई वाटफुल, वाटफुल करंट होगा। और IRMS साइन फाई वाटलेस करंट। इसके कारण इसके इसके बीच फेज डिफरेंस फाई 90 है, तो 90 है तो कॉस फाई कॉस 90 जीरो, जीरो इंटू पावर जीरो। तो ये हो गया वाटलेस वाटफुल। तो क्या पूछा आपको यहाँ से? वाटहीन मतलब वाटलेस। इंग्लिश वर्ड देखिए गौर से, लिखा होगा कहीं पर वाटलेस। तो कौन हो जाएगा आपका इसमें? साइन फाई, राइट। चलिए नोट करिए आपने जल्दी से। ये भी सवाल इंटरेस्टिंग है, दमदार भी है। तो प्रेरकत्व L1 और L2 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं और उनसे एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जोड़ा गया है और वो धारा प्रवाहित करता है I1 और I2। तो L1 तथा L2 से नियत समय तक प्रवाहित हो रही है, तो धारा I1 बटे I2 का अनुपात होगा। तो आइए गौर से इसको समझिएगा। इसका जो सही आंसर होगा उसको आपको देखना है, कुछ देर में आप ध्यान दे सकेंगे कुछ अपने मन से। तो मैं थोड़ा सा पेज को बड़ा करता हूँ, एक्सप्लेनेशन के लिए जगह चाहिए। आइए इसको कैसे समझेंगे हम लोग। यहाँ पर जो फिगर है आपका गौर से देखिएगा, एक क्वाइल हमारा ये है और दूसरा क्वाइल हमारा ये है। दोनों क्वाइल समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इसमें करंट फ्लो कराए आए, आई इसमें बट गया I1, इसमें करंट हो गया I2। इसका इंडक्टेंस है L1, इसका इंडक्टेंस है L2। तो पूछ रहा है I1 I2 का अनुपात क्या होगा? I1 और I2 का अनुपात पूछ रहा है आपसे क्या होगा। तो I और L के बीच क्या रिलेशन होता है, वो यदि आपके खोपड़ी में है तो आप इसको जल्दी से सोचेंगे। एक छोटा सा चीज आप बच्चों को दिमाग में रखना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन स्टैंडर्ड का है तो ध्यान दीजिएगा बाबू लोग, जिनको जिनको इंटरेस्ट है तो विशेष ध्यान देकर सीखिएगा। ये दोनों जो किनारा हुआ, इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या मान लीजिएगा? भी, विभवांतर भी मानिएगा। और समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है? सेम। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो यहाँ पर हम आपसे पूछेंगे ओम्स लॉ का कंसेप्ट अप्लाई करोगे तो कैसे सोचोगे? तो हम लोग कहेंगे I बराबर V बाय आर लिखते थे कि नहीं, लेकिन इंडक्टेंस है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? XL। क्या लिखेंगे? XL। इंडक्टेंस का इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, रेजिस्टेंस की जगह XL। तो V बाय XL। तो यहाँ पर हम लोग I1 बराबर V बटे XL, और XL को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? ओमेगा इंटू L। पहला वाला के लिए लिख रहे हैं तो L1 लिखेंगे, और दूसरा वाला के लिखेंगे तो हो जाएगा V बटे ओमेगा इंटू L2 लिख देंगे। अनुपात कहेगा तो अब समझ गए होंगे, I1 बटे I2 बराबर हो जाएगा L2 बटे L1। ये सब सवाल थोड़ा दमदार है।
एगो बच्चा था, उसको एक दो बार थोड़ा देर के लिए रोके थे, लेकिन देखे उसका मन बढ़ गया, अब इसको डिलीट कर दिए, अब वो आइयो नहीं सकेगा। हाँ, जो जो बच्चा मांग कर रहे थे कि इसको डिलीट कर दीजिए, हम आपका मांग पूरा कर दिए। एलसीआर सर्किट में विद्युत अनुनाद होने के लिए आवश्यक है, इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस के लिए आवश्यक है। जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, 35 का सही आंसर कौन बताता है सबसे सही? ए, ए बी, ए बी, बी और ए आंसर आ रहा है। अच्छा देखिए, यदि इस क्वेश्चन का जवाब जिनका भी गलती हो रहा है वो अपने आप को महामूर्ख समझिएगा, और बोर्ड परीक्षा में बड़ा नंबर लाने का उम्मीद नहीं करिएगा, क्योंकि विद्युत अनुनाद की स्थिति में हल्ला कर रहे हैं बहुत देर से। एक्स एल बराबर एक्स सी होता है, और एक्स एल बराबर ओमेगा इंटू एल, और एक्स सी बराबर 1/ओमेगा इंटू सी। अब ये जिसका भी गलत हो गया मने मन समझ जाइएगा। मने मन समझ गए ना? जिसका भी गलती हो गया ये क्वेश्चन समझ जाइए कि इसका मतलब वो खाली लाइव क्लास में भी मस्ती कर रहे थे, क्योंकि ऐसा स्टेप 4 बार आया, 5वां स्टेप है क्वेश्चन में। और जो बच्चा कंटिन्यू क्लास अभी अभी लाइव टेस्ट देख रहा है, उसके पहले लाइव में कुछ नहीं पढ़ा था, वो अभी इसका सही जवाब देता, और आपसे गलती जिससे हो गया समझ जाइए। वेरी गुड करेंट क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा समय लगा के जवाब दीजिएगा, थोड़ा समय लेके जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन को। तीन टर्म है, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस। हो तो L/R का डायमेंशन R/C का डायमेंशन आपको बताना है। L/R/C तीनों का पहले डायमेंशन आपको याद होना चाहिए। इस तीनों का डायमेंशन पहले आपको दिमाग में रहेगा तो आपका सही जवाब हो जाएगा। R रेजिस्टेंस का डायमेंशन ML2T-3I-2, ये याद होना चाहिए। दूसरा तुम्हारा है C, कैपेसिटेंस का डायमेंशन। कैपेसिटेंस का डायमेंशन M-1 L-2 T4I2, और इंडक्टेंस L का डायमेंशन, L का डायमेंशन ML2 T-2 I-2। इतना बात को आप ध्यान से देख लीजिए जल्दी से। तीनों का डायमेंशन आपको याद है, L/R करेंगे तो L/R करके देखो, L/R करोगे M कट जाएगा, L कट जाएगा, I2 कट जाएगा, T-2/T-3 तो 1 बचेगा। तो इसमें देखो यहाँ T-1 ये तो खल्लास हो गया, यहाँ T हो सकता है, यहाँ भी T हो सकता है, यहाँ भी T हो सकता है, मतलब L/R में से ये तीनों हो सकता था।
लेकिन अब R इंटू सी का सही होगा जो वही ना होगा। R इंटू सी को सोचिए, R इंटू सी करिएगा, M गायब हो जाएगा, L गायब हो जाएगा, I गायब हो जाएगा, T माइनस फोर माइनस थ्री बाई 4 माइनस 3 1 T, तो T जीरो ये खत्म हो गया, 1 ये खत्म हो गया, ये T है, मतलब सही आंसर हुआ T। तो आप लोगों ने जितना भी क्वेश्चन देखा, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप इसको ईमानदारी से रिपीट करके अच्छा से दिमाग में सेट कर लीजिएगा। हम इसका पीडीएफ भी आपको भेज देंगे, ईमानदारी से भेज देंगे। जो भी बच्चे ऑनलाइन में ऑफलाइन में जहां भी क्लास कर रहे थे, जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, इसी तरह से हर चैप्टर का लाइव टेस्ट लिया गया है। और जो भी लाइव टेस्ट अभी नहीं लिए हैं, उसका भी इसी स्टाइल से सभी तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका करेक्ट आंसर आपके पास कोई बता दे क्यों और कैसे होगा, तो क्या दोबारा वो क्वेश्चन कभी गलत हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो जो भी बच्चे मेरे जहां भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरे पास सभी चैप्टर्स के जितने बोर्ड मॉडल टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो उसका लाइव टेस्ट आपका दिया हुआ है। आपको कंसंट्रेट होकर रहना है। और यदि 35 में 35 नंबर बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में लाना है, तो ललन कुमार से कांटेक्ट कीजिए और संपर्क में रहिए। आपको गारंटी 35 में 35 नंबर लाने का गारंटी लेता है कांटेक्ट में रहने के बाद। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले दिन।